Assalamualaikum viewers, welcome to my new HTML tutorial. In this tutorial we will study about HTML classes and padding. Lecture will be delivered by Sir Bakar Bhatt, so over to sir. जी वापस आते हैं हम अपने सेक्शन की तरफ जिसका नाम है CSS पैडिंग। तो ये बहुत ही सेम है, ठीक है जी, और बहुत ही इजी है। और कल हमने एक मार्जिन वाला देख लिया था, उससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो मार्जिन जो सा था आपका क्या करता था कि जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम कंट्रोल A करते हैं, HTML किया, ठीक है जी, और इंट्रो टू पैडिंग। आवाज आ रही है ना सारों को? यस सर, आ रही है। अच्छा जी, दिस इज ए हेडिंग जी, और अभी इधर लिख सकते दिस इज हेडिंग कंटेंट। यहाँ पर हम एक लगा लेते बॉर्डर, बॉर्डर वन पिक्चर सॉलिड, ठीक है, और अगेन एक पैराग्राफ टैग भी ले लेते हैं, दिस इज ए ग्राफ कंटेंट स्टाइल बॉर्डर सॉलिड, ठीक है। कल का जो लेक्चर था हमारा वो कौन सा था, ये होगा। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हम एक एलिमेंट लिखते हैं जिसका नाम H1 है, ठीक है, और हम चाहते हैं इसको मूव करना चाहते हैं, ये जो अपने सेक्शन बाय डिफॉल्ट लेफ्ट वाली साइड पे, हम इसको लेफ्ट से थोड़ा आगे मूव करना चाहते हैं, H1 को मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी, जो एट्रीब्यूट था स्टाइलिंग के अंदर, वो मार्जिन था, ठीक है। मार्जिन क्या करता है, आपके आउटसाइड की बॉर्डर, बॉर्डर के आउटसाइड, ये इनसाइड बॉर्डर कंटेंट है, और ये जो आपका जो बॉर्डर लगा हुआ ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन को आपने मूव करवाना है, ठीक है। आउटसाइड दी बॉर्डर को अगर आपने मूव करवाना है तो मार्जिन यूज होगा। इनसाइड दी बॉर्डर, अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर के अंदर एक कंटेंट लिखा हुआ है जिसका नाम है दिस इज अ हेडिंग, ठीक है। इस बॉर्डर के अंदर भी तो स्पेसिंग है ना, ये थोड़ी सी टॉप पे स्पेस आ रही है, लेफ्ट में बिल्कुल ही T स्टार्ट है, बॉटम में थोड़ी सी स्पेस आ रही है, इसी तरह से राइट पे तो अभी हमने कुछ लिखा नहीं, इस वजह से स्पेस स्पेस है, ठीक है। तो आउटसाइड दी बॉर्डर मार्जिन, इनसाइड दी बॉर्डर पैडिंग, ठीक है। तो उसके लिए देखिए हमने फिर इस H1 को हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि भाई इसको थोड़ा सा लेफ्ट में हमने भेजना है, और हमने 100 पिक्सल कर दिया। हमने कहा कि इसको 100 पिक्सल लेफ्ट से आगे मूव कर दो, ये देखिए ये मूव हो गया था, ठीक है। तो पैडिंग क्या है, पैडिंग इज यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड, अराउंड का मतलब ये भी आपका टॉप राइट बॉटम लेफ्ट चारों तरफ से स्पेसिंग क्रिएट कर सकता है। बट कहाँ पे स्पेस क्रिएट करेगा, एलिमेंट्स कंटेंट अराउंड एंड एलिमेंट्स कंटेंट, एलिमेंट का जो कंटेंट है उसके अगेंस्ट या उसके अराउंड स्पेस क्रिएट करना, ठीक है। इनसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर, ये एक बॉर्डर लगा लिया आपने, एक एलिमेंट के गिर्द एक बॉर्डर, ये जो आपने कहा कि H1 एक एलिमेंट है उसके गिर्द बॉर्डर लगा दो, ठीक है जी। हमने उसके गिर्द एक बॉर्डर लगा दिया, ये वाला, ठीक है जी, ये एक बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि इस एलिमेंट को मूव करे, एलिमेंट को मूव करे, मार्जिन लगाया है। अब एलिमेंट के कंटेंट को मूव करवाना है, एलिमेंट के कंटेंट को मूव कराने के लिए हमने क्या किया कि हमने देखा कि एक बॉर्डर लगा लिया, और उस बॉर्डर को हमने कहा कि इनसाइड कंटेंट, ये वाला कंटेंट है, ठीक है। और इसको अब हमने जब मूव करवाना है, अब हमें मार्जिन की जरूरत नहीं है, अब हमें पैडिंग की है, और हम कहते हैं जी हम पैडिंग को लेफ्ट की तरफ करेंगे, और हम कहते हैं जी इसको मूव कर दो लेफ्ट की तरफ 100 पिक्सल। अभी जो हमारे पास कंटेंट बिल्कुल लेफ्ट लाइन है, ये देख रहे हैं, पैडिंग लेफ्ट किया, पैडिंग लेफ्ट का मतलब है कि ये जो कंटेंट है अपने इस बॉर्डर से, इस एलिमेंट से, जो ये एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, इस एलिमेंट के इस बॉर्डर से लेफ्ट हो जाए 100 पिक्सल, ये देखिएगा, ठीक है। तो एलिमेंट के अंदर कंटेंट को मूव करवाना है तो पैडिंग, और एलिमेंट को मूव करवाना है, ठीक है, और एलिमेंट को कंपेयर करवा रहे हैं H1 को P1 के साथ कंपेयर, कि H1 का जो बॉटम है, ठीक है, H1 का जो बॉटम है, ठीक है, उसमें आप 100 पिक्सल का जो है क्या कहते हैं मार्जिन रख दो, ठीक है। तो वो कंपेयर करेगा कि भी मेरे से नीचे कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ है तो दरमियान में वो 100 पिक्सल रख देगा, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट लेकर आएगा, ठीक है। जो कंटेंट है वो क्या है, एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट की इंफॉर्मेशन जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट वो जो स्पेसिंग क्रिएट कर रहा है। अब ये जो स्पेस है आप लेफ्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, इसके टॉप पे भी क्रिएट कर सकते हो, उसके बॉटम पे भी क्रिएट कर सकते हो। ये चीज का ख्याल रखना है, जब मैं टॉप पे स्पेसिंग क्रिएट करूंगा ना, ठीक है, तो अगर तो मेरी स्पेसिंग टॉप के ऊपर पॉजिटिव होगी,
तो ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ये मूव करेगा नीचे की तरफ और वो स्पेस क्रिएट हो जाएगी टॉप की तरफ। अगर मैं बल्कि करके बताता हूँ आपको, अगर मैं जो सा है पैडिंग टॉप करता हूँ और मैं करता हूँ 50 पिक्सल, ये मेरे पास पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आप पैडिंग टॉप पे स्पेसिंग क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव होती है वो, तो ये जो कंटेंट है ये 50 पिक्सल नीचे की तरफ होता है और उतनी 50 पिक्सल स्पेस क्रिएट हो जाती है। ये देखिएगा, ये देख रहे हैं, इसने नीचे की तरफ मूव कर दिया और ये 50 पिक्सल की स्पेस है, ये देख रहे हैं ये लाइन, ये 50 पिक्सल की स्पेस है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पैडिंग जो सा बॉटम की तरफ क्रिएट करूंगा तो ये कंटेंट अपनी जगह से एक एक पिक्सल भी नहीं हिलेगा, ये अपनी जगह पे रहेगा, बल्कि एक यहाँ पे कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है वो एंटर करेगा और उतनी 50 पिक्सल की जो स्पेसिंग है वो क्रिएट कर देगा। ये देखिए पैड बॉटम, और अगर मैं 50 पिक्सल ही कह देता हूँ, तो जैसे मैंने इसको रेंडर किया, ये देख रहे हैं ये अपनी जगह से नहीं हिला, ठीक है। कर्सर एंटर किया, एंटर करने का उतनी स्पेस क्रिएट कर दी 50 पिक्सल की स्पेस, ठीक है। लेकिन ये जो पहले पर जो 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 कंटेंट था, जो हमारे पास एलिमेंट का कंटेंट है, ये बिल्कुल टॉप पे था। हमने कभी इसको टॉप पे थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए उसके बाद जाए, ये देखिए सेंटर में आ गया। इसी तरीके से ये हमारे पास ये बिल्कुल लेफ्ट पे था, हमने उसकी स्पेस क्रिएट कर दी कि लेफ्ट से इतनी स्पेस आ जाए। समझ आ रही है? और ये बॉर्डर हमने इसलिए लगाया ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सके। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर ये बॉर्डर हम खत्म करते हैं ना, ये देखिएगा मैंने बॉर्डर खत्म किया तो हमें तो ऐसे ही लग रहा है, ठीक है, कि जो एलिमेंट है ना वो मूव हुआ है। देखिए मैंने बॉर्डर तो खत्म कर दिया, जो एलिमेंट है ना वो मूव हुआ, जबकि हमने एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट है उसको मूव करवाया है, ठीक है। तो जब भी आपने पैडिंग का अच्छा इस्तेमाल करना है, आप क्या करें, उस एलिमेंट के अगेंस्ट बॉर्डर लगा दें ताकि आपको पता चल सके कि उसमें पैडिंग का कितना इन्वॉल्वमेंट है। समझ आ रही है? तो ये आपके पास जो पैडिंग है वो जस्ट आपके क्या कर रहा है, एलिमेंट का जो कंटेंट है उसके अराउंड स्पेस क्रिएट करना। ये देखिए इसके अराउंड कितनी स्पेस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। और एलिमेंट का बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के बाद आप एलिमेंट लिखते हैं ना, तो जो वाइट स्पेस है बॉडी के अंदर, जो वाइट स्पेस आ रही है उसके रिलेटिव देखेगा कि बॉडी में तो मैं बिल्कुल लेफ्ट पे हूँ और अब वो मुझे कहता है लेफ्ट में मूव होते हो, तो अपनी जो भी स्पेस होगी रिलेटिवली वो उतने मूव कर देगा, वो एलिमेंट उठेगा उसके आगे जाके मूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए इनने W3 स्कूल ने बहुत अच्छा समझाया, वो कहते हैं कि जो आउटसाइड दी बॉर्डर, मतलब बॉर्डर से बाहर, आप बॉर्डर को अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो मार्जिन इस्तेमाल करेंगे, बॉर्डर के अंदर अगर आप कंटेंट को मूव करवाते हैं तो पैडिंग इस्तेमाल करेंगे। कंटेंट के लिए पैडिंग है, एलिमेंट्स के लिए मार्जिन है। तो बच्चे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये दोनों तो सेम काम कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों का जो नाम है, प्रॉपर्टी वैल्यू वो सेम है, ठीक है, बट एक बंदा मार्जिन से है बॉर्डर के अंदर स्पेसिंग क्रिएट कर रहा है और एक बंदा बॉर्डर से बाहर स्पेसिंग क्रिएट कर रहा है, एलिमेंट के दरमियान स्पेसिंग क्रिएट कर रहा है। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से फासला रख रहा है कि टॉप पे रखना है, बॉटम में रखना है, लेफ्ट में रखना है कि राइट पे रखना है, ठीक है। बाकी देखें उसके बाद इनका जो शिफ्टिंग का तरीकाकार वो सेम है। जहां पे हम मार्जिन टॉप इस्तेमाल करते थे यहाँ पे हम पैडिंग लिखेंगे, यहाँ पे हम मार्जिन राइट लिखते थे पैडिंग राइट, बॉटम पैडिंग लेफ्ट, ठीक है। बाकी चीजें उसकी वही है कि आप पैडिंग लेंथ में डिफाइन कर सकते हैं जिसमें पिक्सल, पीटी, सीएम, ईटीसी वगैरह हैं। आप पैडिंग को परसेंटेज में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज है द विड्थ ऑफ द कंटेनिंग एलिमेंट, ठीक है। लेंथ और पिक्सल और परसेंटेज में क्या फर्क है, परसेंटेज में आप जब भी कोई मार्जिन या पैडिंग देंगे ना, ठीक है, तो अगर तो आपने एक डिवाइस के लिए आपने कहा ये 50% कर दो, ठीक है, जो डिजाइन आपने बनाया वो डिजाइन जिस भी डिवाइस पे भी चलेगा वो एक्यूरेट 100% सही चलेगा, ठीक है। वो अगर आप डिवाइस टू डिवाइस वेरी करेंगे लेकिन आपने जो मार्जिन या पैडिंग है वो परसेंटेज में दिया होगा तो आपका जो डिजाइन है वो खराब नहीं होगा, ठीक है जी, एब्सोल्यूट रहेगा, ठीक है, रिलेटिव रहेगा स्क्रीन टू स्क्रीन, ठीक है, जो स्क्रीन साइज होगा उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर देगा। जबकि अगर आपने जो लेंथ है, जो मार्जिन या पैडिंग है वो आपने अगर पिक्सल या पीटी या सीएम या इनमें से किसी भी मेजरमेंट में देते हैं, ठीक है, वो एब्सोल्यूट रहता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि अगर आपने लैपटॉप के ऊपर आपने एक दफा डिजाइन बना दिया, अगर जैसे ही आपका जो डिजाइन है छोटी डिवाइस या टैबलेट या मोबाइल पे चलेगा डिजाइन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जिस डिवाइस के लिए बना रहे हैं उसके लिए तो एक्यूरेट जबरदस्त है क्योंकि आप देखकर बना रहे हैं,
बट जैसे ही आप डिवाइस वेरी करेंगे, डिवाइस टू डिवाइस चेंजिंग आएगी, आपका डिजाइन जो खराब हो जाएगा। ठीक हो गया। फॉर द बिगनिंग हम अभी पिक्सल को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी हमें यूनिट्स नहीं पता कि मेजरमेंट्स के कितने देने हैं, परसेंटेज को कितने देने हैं। वो हम जैसे जैसे एडवांस की तरफ जाते जाएंगे, फिर हम परसेंटेज, EM या इस तरह के यूनिट सीखेंगे। ठीक है। तीसरी चीज इसमें आती है इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब होता है कि देखिए हमने ये बात की थी कि एक हमारे पास जो भी हम HTML होता है उसका एक पेरेंट होता है, एक चाइल्ड होता है। ठीक है। अगर हम विजिबल कंटेंट की बात करें, ये सारे विजिबल कंटेंट है ना, तो इसमें जो एम्प्टी कंटेनर वो बॉडी होता है। तो बॉडी सबका पेरेंट है। जितने भी हम H1 यूज करें, एंकर यूज करें, टेबल यूज करें, UL यूज करें, इमेज यूज करें, लिंक्स यूज करें, जितने भी इस बॉडी टैग के अंदर यूज करेंगे वो इसके चाइल्ड टैग है। ठीक है। तो अगर आप बॉडी के ऊपर या कोई और पेरेंट टैग है, जैसे div हमारे पास एक एम्प्टी कंटेनर होता है, डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है। डिवीजन में div के अंदर हम कहते हैं कि भाई ये जो है इसका मार्जिन लेफ्ट कर दो 100%, या 100 पिक्सल मार्जिन लेफ्ट कर दो। तो उस div के अंदर जितने भी आप एलिमेंट इस्तेमाल करोगे और आप कहते हैं कि यार जो भी इसके पेरेंट को मिली है ना मार्जिन, वो इसको भी मिल जाए, जो भी इसके पेरेंट को लेफ्ट मार्जिन मिला है वो उसको मिल जाए, तब आप कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करते, तब आप उसके अंदर वैल्यू की जगह इनहेरिट लिख देते हैं। सेम गोज टू पैडिंग का भी यही होगा, सेम गोज टू मार्जिन भी यही होगा। स्पेसिफाइज द पैडिंग शुड बी इनहेरिटेड, विरासत में मिल जाए फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट, जो उसका पेरेंट एलिमेंट होगा। ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट अलाउड। मार्जिन में हमारे पास टॉप पे हम नेगेटिव वैल्यू अलाउ कर देते हैं। ये देखिए ये क्विज में आ सकता है आपका क्वेश्चन, बट पैडिंग में आपने नेगेटिव नहीं यूज कर सकते, नेगेटिव होती ही नहीं पैडिंग में। ठीक है। उसके अलावा उसके बाद ये देखिए जी उसने एक आपको एग्जांपल करके दिखाई, वो हमने देख लिया कि पैडिंग टॉप उसने 50 पिक्सल किया, ये जो कंटेंट था ये टॉप पे 50 पिक्सल हो गया, राइट के ऊपर 30 पिक्सल हो गया, बॉटम पे वो 80 पिक्सल हो गया, और लेफ्ट पे जो है वो 30 पिक्सल हो गया, 80 पिक्सल हो गया, सॉरी। इसको मैं कर देता हूँ 0 पिक्सल। ये देखिएगा वो आपके बिल्कुल अपने जो है जहाँ से उसका पेरेंट था वहीं से स्टार्ट हो गया, ये जो खुद जो एलिमेंट था वहीं से स्टार्ट हो गया। इसके बाद बच्चों हमने ये कल लास्ट में मार्जिन में भी देखी थी कि मार्जिन हम लगाते हैं, और अगर हमारे पास 4 वैल्यू होती है तो पहली वैल्यू होती है, ये क्लॉकवाइज आपने काउंट करना है। पहली जो वैल्यू होती है वो टॉप, फिर उसके बाद राइट, उसके बाद बॉटम, उसके बाद लेफ्ट। ठीक है। तो आपको कह रहा है कि अगर आपने एट अ टाइम एक ही वक्त में चारों वैल्यू असाइन करनी है, तो आप ये काम ना करें कि पैडिंग टॉप पे ये कर दो, पैडिंग राइट पे ये कर दे, पैडिंग बॉटम पे ये कर दे, पैडिंग लेफ्ट में। चार आपको जो है प्रॉपर्टी नेम लिखने पड़ेगा, 4 वैल्यू अलग अलग डिफाइन करनी पड़ेगी। उसका आसान उन्होंने हल बताया कि आप जस्ट पैडिंग लिखिए और चारों वैल्यूज डिफाइन कर लो। जो पहली वैल्यू होगी टॉप के लिए होगी, दूसरी राइट के लिए, बॉटम के लिए एंड लेफ्ट के लिए, क्लॉकवाइज। इसी तरीके से कल ये भी देखा था कि अगर 3 वैल्यूज होती है तो पहली और आखिरी टॉप और बॉटम, दरमियान वाली लेफ्ट और राइट। अगर 2 वैल्यू होती है तो पहली टॉप और बॉटम, और जो है लास्ट वाली जो वैल्यू है वो लेफ्ट एंड राइट। और अगर आपने जस्ट 1 ही वैल्यू दे दिया तो ये चारों के लिए सेम कर देगा, 25 टॉप कर देगा, 25 राइट कर देगा, 25 बॉटम कर देगा, 25 लेफ्ट कर देगा। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आती है पैडिंग की? यस सर। अच्छा, पैडिंग के अलावा अब हम आते हैं जी अपने पास क्लासेस की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये अच्छे से आप लोगों ने समझना है, क्योंकि अब आपकी जो मतलब आप समझ लें कि आपकी प्रोफेशनल कोडिंग स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंदर आपने मैक्सिमम काम कोडिंग से करना है, मतलब क्लासेस से करना है। ठीक है जी। तो क्लासेस का जो सा है हमने क्यों इस्तेमाल किया था, तो लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल देखी थी कि हमारे पास 10 पैराग्राफ होते हैं, और 10 में से हम कहते हैं कि 5 में ये कलर कर दो, 3 में ये कलर कर दो, 2 में ये कर दो। ठीक है, वो तो चलो समझ आती है। लेकिन अगर हमारे पास पैराग्राफ 100 होते हैं तो 100 में से मैं कहता हूँ 50 का ये कर दो, 20 का वो कर दो, 30 का वो कर दो, 10 का ये कर दो, वट एवर, हम डिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। तो लेट्स सी हम एक छोटी सी एग्जांपल बनाते हैं क्लासेस से, ताकि हमें पता चल सके ये किस तरह से वर्क कर रहा है। एक हम पी लेते हैं, दिस इज ए पैराग्राफ, PRAPH। तो सेव किया, तो कॉपी किया, अगेन से कॉपी किया। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ टैग्स हैं, और इसको भी मैं डिवीजन कर देता हूँ। ये देखिए हाफ टैग ये हैं, हाफ टैग ये हैं, और हाफ टैग ये है। ठीक है, अभी 3 ही बना लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं इसको रेंडर करूंगा
ये देखिए सारे पैराग्राफ है। अब मेरे पास एक क्लाइंट है तो वो कहता है कि यार इन टैग का कलर आप रेड कर दो, इनका आप कलर ब्लू कर दो और इनका कलर आप ग्रीन कर दो। ठीक है, हम उसको कहेंगे कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये था कि अगर तो वो कहता है ना कि सारों का कलर रेड कर दो, फिर तो हम टी टैग लगाते हैं, कलर रेड कर देते, जितने भी टैग्स हैं उनके वो कर दो। ठीक है, तो अभी भी हम इनलाइन से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, स्टाइल लगाया, कलर लगाया, कलर हमने रेड कर दिया। ठीक है, और यही काम हमने क्या करना है, सब में करना है। ठीक है जी, इसको पेस्ट, इसको पेस्ट, इसको पेस्ट। ठीक है जी, अब ये मैं कुछ खत्म कर देता हूँ एंड देन सॉरी। ठीक है जी, तो पहले चार जो थे हमारे पास, ये देखिए जी रेड हो गए। इसी तरीके से वो बाकी चार को वो कहता है कि भी इसका कलर ग्रीन कर दें, इसका कलर ब्लू कर दें। ठीक है, तो उसके बाद समझ लेके इसका कलर ग्रीन हो गया और इसका कलर ब्लू हो गया। मैं एक एक का करके दे देता हूँ, लेकिन हमने सब पे ही करना है। स्टाइल कलर ग्रीन, स्टाइल कलर ब्लू। ठीक है जी, ये देखिएगा आप हमारे पास ये हो गया। ठीक है, कुछ दिनों के बाद वो कहता है नहीं यार अब एक काम करो। सर जी जी बोले। सर इसमें हम इनहेरिट नहीं यूज कर सकते? नहीं, इनहेरिट कैसे यूज करेंगे? वैसे पूछे सर। इनहेरिट देखते कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो हम क्लासेस देख लेते हैं ना, फिर हम देखते हैं कि इनहेरिटेड को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इशू क्या आता है बच्चों कि आपको ना, अगर आप वो कहता है यार रेड की जगह ना, अगर तो ये तो फॉर एग्जांपल 10 है ना, अगर वो 20 होते हैं, वो कहता है यार रेड की जगह कोई और कलर कर दो, मतलब वो थोड़ी जो इंप्रूवमेंट चाह रहा है, चेंजिंग चाह रहा है। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको फिर जैसे रेड हर बार 1 2 3 4 5, अगर 10 है तो 10 बार आपको उस टैग में जाना पड़ता है और चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो उस सोल्यूशन से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक यूनिक क्लास आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको स्टाइल का टैग लगाना है। ठीक है, स्टाइल के टैग के बाद आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो क्लास डिफाइन करनी है, उसको डिफाइन करने के लिए आपने सबसे पहले डॉट का साइन लिखा। ठीक है जी, अब आप क्या कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि यार इन 10 को ना, जो भी चेंजिंग करनी है उसके लिए क्लास डिफाइन कर। ठीक है, क्योंकि आपको बार बार चेंज करना पड़ता है, इसका रेड कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, फिर 10 दिन के बाद इसका कलर चेंज कर दो, उसका फॉन्ट साइज चेंज कर दो, उसका ये कर दो, वो कर दो। क्या आपने पहले 10 का आप चाहते हैं कि ये चेंज हो जाए। ठीक हो गया, वो इनहेरिट वाली भी मैं आगे चल के बताता हूँ एग्जाम्पल आपको। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं और वो क्लास जिस चीज को जरूरत होती है वो उसको असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो क्लास डिफाइन करने के लिए आपके पास डॉट का साइन, क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए, लिखने के लिए सीएसएस में क्लास किस तरह से लिखती है, डॉट का साइन पहले लिखना पड़ता है। अगर आप डॉट नहीं लगाते तो वो आइडेंटिफाई नहीं करता कि ये हमारे पास क्लास है। ठीक है, आपने डॉट लगा लिया। डॉट लगाने के बाद अब आपका यूजर डिफाइन नाम है। अभी चूंकि मेरे पास कोई यूजर डिफाइन नाम नहीं है, मैं तो C1 कर दूँ। C1 स्टैंड फॉर क्लास 1। ठीक है जी, तो क्लास 1 करने के बाद आपने करली ब्रेसेस लगानी, जैसे आप P लिखकर करली ब्रेसेस लगाते हैं। जस्ट आपने क्लास का नाम डॉट और यूजर डिफाइन नेम है एंड उसके बाद करली ब्रेसेस। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। उसके बाद जो आप यहाँ पे हर बार स्टाइलिंग में जाकर चेंज करते हैं वो आपने एक दफा लिखना है, कलर रेड, जस्ट वन टाइम लिखो। ठीक है, और उसके बाद ये जितना भी आपने ये स्टाइलिंग वाला काम किया ये खत्म कर देना है और यहाँ पर आपने डिफाइन करनी क्लास, और क्लास का नाम क्या C1। यहाँ पर जब आपने क्लास डिफाइन करनी डॉट नहीं लगाना। डॉट आपने कब लगाना है, जब क्लास डिफाइन करनी है। क्लास को जब असाइन करना है तो तब आपने C1 ही लिखना है। समझ आ रही है? तो अब ये फर्स्ट टाइम तो थोड़ा सा करना पड़ेगा कि जिस चीज को क्लास चाहिए ना उस तक आपने ये क्लास लिखना है, मतलब इसको भी क्लास चाहिए, अब आपने इधर भी क्लास लिख देना है। ठीक है, जिस चीज को चाहिए फर्स्ट टाइम आपकी एफर्ट होती है, बार बार आपको फिर उधर कोड में जाकर चेंज नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब इसको भी हमें क्लास C1 ही चाहिए। सी, ठीक है, इसको भी क्लास C1 चाहिए। जिस चीज को आपने क्लास देनी है वो आप C1 कर देंगे। और C1
ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रेंडर करूंगा तो इफेक्ट तो कोई नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी पहले से हमने रेड किया हुआ था। ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, एक और क्लास डिफाइन करेंगे जिसका नाम हम डॉट से आइडेंटिफाई करेंगे एंड C2 करेंगे, देन उसके बाद ये एंड कलर उसका हम कर देंगे ग्रीन। ठीक है जी। तो एक क्लास हम डिफाइन यहाँ पर भी करनी पड़ेगी हमें। और अब ये जो क्लास होगी C2 है क्योंकि C1 हमने ऊपर वाले टैग्स को दी। अब मैं ठीक है जी। अब ये देखिए जी, ये ग्रीन्स हो गए सारे। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि इनका कलर चेंज करूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डॉट C3 लिखना है, कलर ग्रीन ब्लू कर देना। तो एक क्लास लिखते तो C1 कर देते हैं, इधर पेस्ट इधर पेस्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलें। सर ग्रुप में मैसेज आया कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, उनको लिख दे के दोबारा भेज दें। आगे कट हो गई है। वो इसी वजह से ना, वो मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज करता हूँ, इसमें ना बार बार सेट करनी पड़ती है। हालांकि मैंने वो एक्सटेंशन भी कर ली है इसकी, बट फिर भी शायद चलो खैर काम चल रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, ये देखिए जी ब्लू हो गए। तो अब अगर क्लाइंट कहता है ना कि यार आप ना पहले वाले का कलर रेड है ना, आप ऑरेंज कर दो, अब आपको बार बार हर टैग में जाने की जरूरत नहीं है कि भाई इधर स्टाइल में जाके चेंज करो, इधर स्टाइल में जाके चेंज करो। अब आप कहोगे कि मेरे पास जो ग्रुप ऑफ सेट है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जिसका नाम P है, ठीक है, जिनको उसने कहा कि एक जैसे कलर उसको करने हैं और उनकी क्लास डिफाइन की हुई C1, तो उधर जाकर अब आपने ऑरेंज कर देना है। ठीक है जी। तो ये देखिए, अभी तो बच्चों ये तो जस्ट एक प्रॉपर्टी थी ना। आप ये देखिएगा कि क्लास के अंदर आप एक एलिमेंट के ऊपर 10 से ज्यादा 10-20 प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। इसका फॉन्ट साइज भी हो जाए, फॉन्ट फैमिली भी हो जाए, फॉन्ट बोल्ड वेट भी हो जाए, पता नहीं क्या क्या लगा सकते हैं आप, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर और मार्जिन, पैडिंग, वो सारी चीजें। तो अगर तो वो काम आप इन लाइन सीएसएस के अंदर एक एक करके करते हैं, तो एक एलिमेंट में आपको अगर एक एलिमेंट के अंदर 10 एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी है वो लगाते हैं, तो आप तो इसी में ही लगे रहते हैं कि भाई चेंज करना, फिर चेंज करना, फिर इम्प्रूव करना। तो उसने उस चीज से बचने के लिए हमें क्या जिनसे सोल्यूशन मिल गया, क्लासेस का। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जिस स्पेसिफिक एलिमेंट को या जिन जिन एलिमेंट्स को सेम डिजाइन चाहिए, हम क्या करते हैं, एक यूनिक सी क्लास बना लेते हैं डॉट लगाकर C1 के साथ। C1 हमारा मीनिंगफुल है, आप कुछ भी रख सकते हैं उसका नाम। ठीक है, बस डॉट लगाना आपने। डॉट लगाकर क्लास का नाम लिखा, कर्ली ब्रेसेस लगाया, जो भी प्रॉपर्टीज आपने साइन करनी कर दी, सॉरी डिफाइन कर दी। उसके बाद आपने देखना है किस किस टैग को, किस किस एलिमेंट को ये क्लास असाइन करनी है। वहां पर जाकर जस्ट पहली दफा आपको क्लास असाइन करनी पड़ती है, जस्ट वन टाइम। ठीक है। तो क्लाइंट आता है, वो कहता है कि यार इन सब का कलर जो है बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दो। हमने कहा ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। हमने कहा ओके हो गया। ये देखिए, अब आप जिस क्लास में चेंज कर रहे हैं, वो कहता है नहीं यार बैकग्राउंड कलर ये कुछ और कर दो। ठीक है, बैकग्राउंड कलर के साथ वो कहता है इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर दो। हमने कहा ओके, फॉन्ट साइज हम 30 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए जी फॉन्ट साइज भी इसका 30 पिक्सल हो गया। ठीक है, कलर हम इसका रेड कर लेते हैं क्योंकि ऑरेंज, देख रहे हैं। इसके बाद वो कहता है कि जी बॉर्डर भी चेंज करना। हम कहते हैं कोई मसला नहीं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। वो कहता है कि यार आप एक काम नहीं कर सकते कि ये सबके पास अलग अलग बैकग्राउंड आ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक हमारे पास एक ही बैकग्राउंड बन जाए, सबके पास अलग अलग होने की बजाय। अब क्या करेंगे, कोई सोल्यूशन बताएगा?
वो कहते हैं सबका बैकग्राउंड एक ही हो जाए। मतलब अभी देखिए ना, ये व्हाइट स्पेस आ रही, व्हाइट स्पेस ना हो, ये व्हाइट स्पेस आ रही है ना, ठीक है, व्हाइट स्पेस ना है, सारों का बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए, ये इधर भी व्हाइट स्पेस ना है, क्या करेंगे बच्चों? सर डिव लगा के उसके अंदर बैकग्राउंड कलर बिल्कुल। डाल दें। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेड का, कि अब हम एक पेरेंट डिव बनाएंगे। वेरी गुड यार, वेरी गुड, जबरदस्त। ठीक है, डिव हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? एक जैसा जो सब, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट जिनका सेम कंटेंट हो या जिनका सेम डिजाइनिंग करनी हो, हम उन एलिमेंट्स को उठाते हैं, उठाकर हम इधर जाकर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद ये देखिए, आपने ये थोड़ा सा टैब आगे करना है कि जिसका पता था ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। ठीक है, अब ये जो काम आपने किया है ना, ये जो क्लासेस आप बना रहे हैं, इधर नहीं बनाएंगे, अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ पेरेंट में, वो हमने कैस्केडिंग पढ़ी थी ना पहले दिन में, ये कैस्केडिंग करता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। तो कैस्केडिंग का अब आपको सही अच्छे से समझ आ रहा होगा कि अब आपने जस्ट वन टाइम लिखना है और जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में असर हो जाना। ये देखिएगा, यहाँ पर आप करते हैं जी क्लास एंड C1। ठीक है, ये देखिए, देख रहे हैं जी बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? यस सर क्लियर है। ठीक है, तो अब हमने ये भी देख लिया कि अगर हम पेरेंट से कोई चीज अफेक्ट करते हैं और हमें चाहिए कि एक पेरेंट जो हमारे पास डिव है ना, उन सब में सेम हो जाए। ठीक है, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया हमारे पास कि अब हमें क्या करना है, हम क्लासेस में काम करेंगे। ठीक है, और जो एलिमेंट को जो भी चीज चाहिए होगी हम उसको वो क्लास असाइन कर देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई इंप्रूवमेंट करनी भी होती है ना, तो जस्ट हम क्लास में चेंज करेंगे, इस क्लास में चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई क्लास की भी? यस सर। अब हम थ्योरी देख लेते हैं। द एचटीएमएल क्लास एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ क्लास और एन एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है, ये जो क्लास एट्रीब्यूट है ये स्पेसिफाई करता है एलिमेंट के लिए। ठीक है, मल्टीपल, यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा, जब हम आईडी स्टडी करेंगे, बल्कि आईडी का थोड़ा सा देख लेते हैं। मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट्स कैन शेयर द सेम क्लास, एक से ज्यादा एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे हमारे पास ये अभी तो हम सिर्फ पैराग्राफ यूज कर रहे हैं, अगर हमारा पैराग्राफ भी हो, H1 भी हो, एंकर भी हो, टेबल भी हो, और उन सब में सेम डिजाइनिंग करनी है, तब हम क्लास इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल एलिमेंट्स HTML में कौन सा है? मल्टीपल एलिमेंट्स H1 है, पैराग्राफ है, एंकर टैग है। कैन शेयर द सेम क्लास, एक ही क्लास एक से ज्यादा एलिमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बट जब हम आईडी को डिस्क्राइब करेंगे, जब आईडी के बारे में स्टडी करेंगे, तो आईडी कहता है कि आईडी आप इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफाई यूनिक आईडी फॉर एन एचटीएमएल एलिमेंट। एक एलिमेंट को आप दे सकते हैं बस। अगर आपने डिजाइनिंग करनी है आईडी के थ्रू, तब आप सिर्फ एक ही एलिमेंट पर कर सकते हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट को आप आईडी असाइन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट, आप नहीं कर सकते हैव मोर देन वन एलिमेंट विद द सेम आईडी इन एन एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है जी, एक से ज्यादा एलिमेंट को आप एक आईडी असाइन नहीं कर सकते, आपको डिफरेंट डिफरेंट आईडी असाइन करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन क्लासेस में ऐसा नहीं है। अगर आप कहते हैं कि भाई इसको भी ये, इस एलिमेंट को भी यही डिजाइनिंग चाहिए, इस एलिमेंट को भी यही डिजाइनिंग चाहिए, तो आप उसको क्लास असाइन कर सकते हैं। ये क्लासेस का रूल है। द क्लास एट्रीब्यूट्स ऑफन यूज्ड टू पॉइंट टू अ क्लास नेम इन अ स्टाइल शीट। आपने क्लास को अगर असाइन करना है, ठीक है, किसी एलिमेंट को आपने क्लास का एट्रीब्यूट लिखना है और उस क्लास का नाम लिखना है। It can also be used by JavaScript to access and manipulate elements। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि हम इसको देखेंगे कि जब हम वेब का बिहेवियर चेंज करेंगे, जब जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे, तो ये जावास्क्रिप्ट में भी एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं विद द स्पेसिफाइड क्लास में। In the following example, we have three div elements with a class attribute with the value of city. All of three div elements will be styled equally according to the city's definition।
वो कह रहा है कि हमने एक क्लास बनाई है, डॉट लगाकर सिटी का नाम दिया है, उसके अंदर कुछ स्टाइलिंग की है और उसके बाद हमने 3 डिव बना दी, डिव नंबर 1, डिव नंबर 2, डिव नंबर 3। ठीक है जी। अब जैसे उसने योर सेल्फ की देखे सेम अप्लाई हो गया। ठीक है। उसके बाद वो कहता है इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी हैव टू स्पैन एलिमेंट विद अ क्लास एट्रीब्यूट विद द वैल्यू ऑफ नोट, बोथ स्पैन एलिमेंट्स विल बी स्टाइल्ड इक्वली। वो कह रहा है कि हमने क्लास बनाई है और स्पैन टैग में देती है। ये देख लें अप्लाई हो जाएगा, ये देखें इधर भी अप्लाई हो गया, इधर भी अप्लाई हो गया। H1 में अप्लाई किया तो वो हेडिंग मोटी होगी क्योंकि आपके पास H1 इस तरह से शो करता है, और अगर आपने वही कलर जो उनसे है डिफाइन किया है, बल्कि नहीं, फ़ॉन्ट साइज डिपेंड कर रहा है आपका। ये पैराग्राफ का जो फ़ॉन्ट साइज है वो इस तरह से है और हेडिंग का वो इस तरह से आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि सिंटैक्स कैसे लिख सकते हैं, आपको मैंने बता दिया सारी चीज़ें, डॉट लगाकर क्लास का नेम लिखना है और आपका इफेक्ट कर देगा। ठीक है। एक और नई चीज़ आती है, जैसे हमारे पास यहाँ पे चेंज होता है, वो कहता है कि यार ये हुआ क्यों नहीं, हाँ, वो कहता है कि यार आपने सबको कलर तो कर दिया, लेकिन आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है ना, इसका कलर भी चेंज हो जाए और इधर बॉर्डर भी आ जाए, बाकियों पे ना आए। समझ आ रही है कि एक तो वो कहता है कि आपने 10 पैराग्राफ में सेम कलर कर दो, वो हमने कर दिया। अब वो कहता है कि 10 में से किसी एक का कलर आप चेंज कर दो। समझ आ रही है, किसी इन 10 में से जो आपने स्टाइलिंग की है, जो क्लास लगाई है वो बेहतरीन लगाई है, बट अब वो कहता है कि ये जो पहला वाला टैग है ना, इसका आप बॉर्डर लगा दो और इसका कलर भी चेंज कर दो। ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके हैं। अगर तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के ऊपर काम करना है ना, तब हम डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर स्टाइल लिखेंगे और यहाँ पर हम जो लिख देंगे इसका बैकग्राउंड कलर। ठीक है जी। रेड कर देते हैं, रेड नहीं ब्लू कर देते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कर देते हैं। ठीक है जी। अगर तो आपको ये क्लाइंट कहता है ना कि इन 10 में से सिर्फ एक पे चेंजिंग करनी, जैसे ये होगी, बाकियों को एज इट इज रहे, तो अब आप तो इनलाइन ही करेंगे, ये जस्ट एक पे करनी है। ठीक हो गया। लेकिन इसमें भी मसला है, इसमें ये मसला है कि वो कहता है कि जी बैकग्राउंड भी चेंज कर दो, फॉन्ट साइज भी चेंज कर दो, फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर दो, मतलब 10 एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी दे देता है। फिर आप लगाते 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 फिर उसके बाद जब चेंज करने की बारी तो फिर आपको एक एक बार चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप एक और डिफाइन करेंगे क्लास, उसका नाम रख देंगे मिनी क्लास। कोई भी नाम, ये नाम तो मैं खुद अपनी मर्जी से रख रहा हूँ। ठीक है। तो जो आपने काम करना था, आप कहते हैं जी बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और वो कहता है जी ब्लू कर दो, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर दो या ब्लैक कर दो। ठीक है। फॉन्ट साइज, ठीक है जी, फॉन्ट साइज ऑलरेडी है, और हाँ फॉन्ट साइज हम कर लेते हैं, फॉन्ट साइज हम इसका 50 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है। फॉन्ट वेट, ठीक है, वो बोल्ड कर देते हैं। ठीक है जी। और इसका थोड़ा सा मार्जिन भी सेट कर लेते हैं, मार्जिन लेफ्ट, ठीक है जी, और ये हम करते हैं 50 पिक्सल। ठीक है जी। तो अभी हमने ये क्लास डिफाइन की है। क्लास अब हम क्या करेंगे, वो कहता है कि भी सिर्फ पहले टैग में हो। तो ये देखिए इतनी सारी प्रॉपर्टी हमने लगा दी है, और हम यहाँ पर आते हैं क्लास, और यहाँ पे आपने मिनी कर दिया। ठीक है जी। अब हम इसको रेंडर करते हैं, ये देख रहे हैं। तो वो कहता है कि आप एक एलिमेंट के ऊपर एक से ज्यादा क्लासेस भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। एक एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल क्लासेस भी लगा सकते हैं। एग्जांपल पहले उसकी देख लेते हैं। उसने एक क्लास लगाई सिटी की, ठीक है, और उसने एक डिफाइन किया हमारे पास H2 जिसका नाम सिटी है। ठीक है। तो अगर मैं ये वाली क्लास एक सेकंड के लिए रिमूव करता हूँ ना, और सिर्फ सिटी ही रहने देता हूँ। ठीक है। तो ये देखिए सब में अभी सेम नजर आ रहा है। ठीक है। वो कहता है कि यार जो पहला वाला H2 है ना, इसको सेंटर में होना चाहिए, बाकियों का एज इट इज रहना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए आपने एक डिफाइन कर ली मेन की क्लास, और उसके अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लिया। तब आपने सिर्फ पहले वाले में गए और उस पे, ठीक है, ये इंडिविजुअल है, स्पेसिफिक है कि जस्ट आप पहले तो अगर सेम चाहिए तो वो तो आपने सबको दे दी क्लास, लेकिन आपके पास ये भी तो हो सकता है ना कि अगर 3 में से किसी एक का आपने जो चाह रहे बिहेवियर वो थोड़ा इंडिविजुअल हो, स्पेसिफिक हो, जो चेंज हो, तो उसके लिए आप एक अलग क्लास डिफाइन करके वो क्लास आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? क्या आप एक वक्त में मल्टीपल क्लासेस भी साइन कर सकते हैं। एक वो क्लास होगी जो सबके लिए सेम होगी, और दूसरी वो क्लास होगी जो कि आपने सिर्फ स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर लगानी होगी।
ये क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर, ठीक है जी। क्लियर। और वो कह रहा है कि जो जो डिफरेंट एलिमेंट कैन शेयर सेम क्लास, ये तो अभी हमने देख ही लिया कि H1 को, ये देखिए वो हमसे बता रहा है कि H2 और P जो उनसे सेम क्लास शेयर कर सकते हैं। सिटी की क्लास इसने भी शेयर की, इसने भी शेयर की, दोनों को हमें सेम मिल गया। ठीक है, तो क्लासेज अभी तक का इतना ही है। तो अब हम आते हैं आप लोगों की एक्टिविटी की तरफ, और जो बटन की जो क्लासेस रहा, जो साइज रहा, कहते हैं ना कि बटन हमने किस तरह से बनाना है, वो अब हम क्लास के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, जस्ट 5 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। तो अब देखिए जी, हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है इस बटन की। ठीक हो गया? तो इस बटन की जो स्टाइलिंग है वो हम क्लासेस के थ्रू करेंगे अब। और इस क्लास के थ्रू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब दो तरीके, एक तो ये है कि आप पहले से सारा कुछ डिफाइन कर लें और उस बटन को क्लास असाइन कर लें। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये बासित आपका कोड है, मैं उसी के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर आप कोई क्लास या बटन के क्लास है, बटन में लगाना चाहते हैं ना, आप बटन क्लास दे दें। ठीक है, यस सर। और इस बटन की क्लास के अंदर आप क्या कर लें, वो अभी मैं बताता हूँ कैसे आपने डिफाइन करना है। आप इधर से आए, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे जाए। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो बटन आ रहा है, अच्छा ये इनपुट है, आप क्या करें, इस इनपुट जो टाइप सबमिट है ना, अभी तो हम डिजाइनिंग सीख रहे हैं, बटन, और यहाँ पे आप लिखते सबमिट। ठीक है जी, अगेन रेंडर करें इसको, वापस से इस पे राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे जाए। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद ये बटन आ गया। बटन के साथ ये देखिए यहाँ पर आपके पास है एलिमेंट डॉट स्टाइल। उस बटन में क्या क्या आपने चेंज करनी है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, बैकग्राउंड। ठीक है जी, और बैकग्राउंड कलर हम क्या कर लेते हैं, जिसमें ऑरेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो एंटर किया, एंटर करने के बाद जो कलर है इसका वो वाइट कर लेते हैं। एंटर किया, जी जी बोले। प्लीज ये दोबारा से रिपीट कर दें। चलें ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर। देखिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका कार क्या है कि आप इधर क्लास डिफाइन करें कोड में चला कर रेंडर करें, फिर वापस जाए कोड में चेंज करें, फिर रेंडर करें, फिर कोड में चेंज करें, फिर रेंडर करें, तो वो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो दूसरा प्रोफेशनल वे क्या है, जो फ्रंट एंड डेवलपर यूज़ करते हैं, वो ये क्या करते हैं कि वो जो डिज़ाइन होता है ना, वो खुद सामने अपने बना लेते हैं और साथ साथ इफेक्ट आ रहा होता है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने जिस एलिमेंट को चेंज करना है या स्टाइलिंग करनी है, उस एलिमेंट पे जाए, उसके ऊपर राइट क्लिक करें, उधर इंस्पेक्ट का एलिमेंट होगा, उस पर इंस्पेक्ट पे क्लिक करें। जैसे आपने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, ये देखिए जी आपके पास ये बटन आ रहा है, वो पता भी लग जाएगा। आप जैसे इस पे आएंगे, ये देखिए वो सिलेक्ट हो गया, जैसे इनपुट है ये सिलेक्ट हो गया। हमें इस पे आना था, हमने इस पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो उससे रिलेटेड अभी कोई CSS लगाई भी नहीं है। हम क्या करेंगे, एलिमेंट डॉट स्टाइल है, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हमने सबसे पहला काम जो करना है, बैकग्राउंड कलर, इसको हम ऑरेंज कर देंगे, इसका जो कलर है वो वाइट कर देंगे, और उसके बाद आपने एंटर करना है। एंटर करते जाएंगे, आप CSS लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसका जो फॉन्ट साइज है, ठीक है, वो हम 30 पिक्सल करके देखते हैं। ठीक हो गया, और इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, हमें थोड़ी पैडिंग चाहिए, पैडिंग लिखेंगे। ठीक है, और पैडिंग में हमें कितनी पैडिंग चाहिए, हमें टॉप और बॉटम में चाहिए और लेफ्ट और राइट में चाहिए। टॉप और बॉटम की हम कितनी कर लेते हैं, हम कहते हैं जी 10 पिक्सल। ठीक है, स्पेस, और लेफ्ट और राइट में हम कर लेते हैं जी 20 पिक्सल। ठीक है जी, एंटर करेंगे तो पैडिंग हमारे पास चली नहीं। ये चीज नोट कर रहे हैं आप लोग? पैडिंग को क्यों नहीं चली वैसे ये? एक सेकेंड। ठीक है, अब अगेन एक सेकेंड लगा के देखते हैं पैडिंग, और हम 10 पिक्सल फॉर एग्जांपल करते हैं, ये देखिए चल गई है। ठीक है, 10 पिक्सल स्पेस, और हम करते हैं 20 पिक्सल, ये देखिए अब चल पड़ी। वो मेरे ख्याल से शायद इश्यू होगा कोई ना कोई। तो देखा जाए तो 10 पिक्सल लेफ्ट और सॉरी टॉप और बॉटम है, और 20 पिक्सल लेफ्ट और राइट है। ठीक है, हम जो फोन साइज है ना, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। ये देख रहे हैं, हम इसको कम, बल्कि नहीं, ये भी थोड़ा, ये इधर तक ठीक है, लेकिन जो हमारे पास टॉप पे है ना, वो हम पैडिंग थोड़ी कम कर लेते हैं। ठीक है, इधर आते हैं, इधर आके हम ये देख लें, ये देख लें। ठीक है, और इधर से हम जो उसकी लेफ्ट और राइट पे है ना पैडिंग, वो हम इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ी। ठीक हो गया?
इसके बाद हम इसका जो बॉर्डर कलर है वो ब्लैक है बाय डिफॉल्ट। जी सर, बोले। जी जी ये बोले। अभी जो आपने साइज चेंज किया है इसका, ये आप कैसे करते हैं कीबोर्ड से? यानी कि ओके, कौन सी प्रेस करते हाँ हैं? मैं बताता हूँ दोबारा बताता हूँ। पहले उसके बाद सिलेक्ट करना है, और ये देखिए अभी सारा सिलेक्ट है, अगर मैं करूंगा तो मसला हो जाएगा, मुझे पहले फिर एक के ऊपर सिलेक्ट करना है। ये जैसे मैंने, आप कर्सर उस पर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कीबोर्ड में यस एरो सर। की है, अप एंड डाउन, बल्कि मैं आपके लिए और आसानी पैदा कर लेता हूँ, ठीक है। जो चीज आपको नहीं समझ आ रही फौरन पूछे, जैसे आपने अच्छा अच्छा किया पूछ लिया। तो ये कीबोर्ड नजर आ रहा है आपको, ये वाला की एरो की, इससे आपको यस अप सर। से इंक्रीज होगा, इससे डाउन होगा, ठीक है। बल्कि इससे भी हम करके देख ठीक है सकते हैं, सर। ठीक है जी। अब जैसे वो सिलेक्टेड हुआ है, ये देखिएगा वो सिलेक्टेड है, बल्कि नहीं, पहले हम इधर आते हैं, ये देखिए इधर आया। अभी अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा ना, खराब हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों सिलेक्टेड, हमें सिर्फ एक वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। मैं आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूंगा, अब 5 पिक्सल के ऊपर कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है। अब मैं जैसे ही इंक्रीज करूंगा ना, ये देखिएगा, लेकिन ये मेरे ख्याल से उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है बच्चों। तो आपने अपने कीबोर्ड से करेंगे, वो सपोर्ट करेगा, ओके। ये देखिए अब मैं ठीक है जैसे सर। इस पे ले आता हूँ, अब ये देखिएगा, ये देख रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज के लिए एरो की है डाउन वाला, ठीक है। उसके बाद आपने देखो क्या करना है, अब आपने इसका कलर, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर, कलर आप इसका ऑरेंज कर लें, ये देखिए नॉर्मल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने जो बॉर्डर रेडियस है ना, इसका बाय डिफॉल्ट स्क्वायर में बॉर्डर, आप अगर बॉर्डर रेडियस इसका सेंटर जो सा करना चाहते हैं ना, तो आप इसका 5 पिक्सल कर ले, मतलब ये देखिए जी राउंडेड से थोड़ा सा सर्कल में आना शुरू हो गया, ठीक है। ज्यादा करते जाएंगे सर्कल आता जाएगा, लेकिन हमें इतना ज्यादा सर्कल नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा सर्कल, ये देखिए इतना ठीक है। तो बच्चों ये आपकी बेसिक सी CSS है, और आपने उसके बाद क्या करना है, ये कोड आप अगर दोबारा से रेंडर करेंगे गायब हो जाएगा। इतनी मेहनत से कोड लिखा है और बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, आपने इस सारे कोड को कॉपी करना है, कंट्रोल C कर देना है, सारे कोड को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C कर लिया। अब आप अपने कोड में आए, कोड में आने के बाद जो काम आपने बार बार रेंडर कर करके देखना था, वो आपने एक दफा कर लिया है, ठीक है। और ये जो कोड है इसको भी आप थोड़ा सा आए, ठीक है। अब ये जो क्लास आपने नीचे आकर उस बटन को दे दे, जो कि इसके लिए स्टाइलिंग है, क्लास बटन, बस। अब आपका कोड, ये आप बेशक आप रेंडर भी कर ले, तो अब आपका कोड वैसा का वैसा ही है, ये देख रहे हैं। इस तरह से आप स्टाइलिंग जरा इजीली और जल्दी वे में कर सकते हैं, कि हर एलिमेंट के ऊपर स्पेसिफिक फ्रंट एंड डिजाइनिंग कर लें, ठीक है। ये चीज समझ आ गई बटन की? यस सर, आ गई है। तो ये इसीलिए मैं क्लासेस और पैडिंग पहले करवाना चाह रहा था, ताकि आपको पता चल जाए कि ये दोनों यूज हो रही है। क्लास का भी पता चल गया कि आपने क्या करना है, कि जब आपने एक से ज्यादा एट्रीब्यूट अप्लाई करें तब क्लास बना लें, ताकि जब चेंज करना तो स्पेसिफिक क्लास में जाके चेंज करना पड़े, बार बार एलिमेंट में जाकर इनलाइन सेसेस ना लगानी पड़े, ओके सर। ठीक है। और एक और बात ये है कि जैसे ये समीउल्लाह ने बहुत अच्छा काम किया, पहले हम उधर चलते हैं। इन्होंने ना हमारे लिए बड़ी आसानी पैदा कर दी है, मुझे भी थोड़ा टाइम लगना था, वो लाइब्रेरी ढूंढनी, सारी चीज़ें करनी। तो ओपन हो जाए, समीउल्लाह ने तो वैसे भी एक्टिविटी भी बना ली है। इन्होंने ना एक लाइब्रेरी इस्तेमाल की है फ़ॉन्ट ऑसम की, वो कौन सी है, ये वाली है, स्क्रिप्ट वाली। ये स्क्रिप्ट वाली देख रहे हैं, ये मैं आपको भी ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि जो बच्चे आइकन मतलब इमेजेस का इशू हो रहा है, वो क्या करेंगे, हेड के बाद ना या टाइटल के बाद या स्टाइलिंग के बाद जो भी यहाँ पर पेस्ट करते हैं वो लाइब्रेरी फ़ॉन्ट ऑसम की, ठीक है। ये मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा। तो इससे फायदा क्या हो रहा है बच्चों, कि अब हम कोई भी फ़ॉन्ट ऑसम का आइकन लगा सकते हैं। अब हम आते हैं इधर, हम इधर कहते हैं एरो, राइट एरो आइकन, ठीक है। ये करेंगे फ़ॉन्ट ऑसम वाला खुद ही दे देगा हमें। और अगर ये देखें फ़ॉन्ट ऑसम दे रहा है, इस पर क्लिक किया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये दे दिया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ना हम, ये मेरे ख्याल से फ़ॉन्ट ऑसम की भी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हैं। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम फ़ॉन्ट ऑसम के पास जाते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट ऑसम लिखा, तो ये हमारे पास एक लिंक आ गया, इसको ओपन किया, ठीक है। और यहाँ से हम आइकन पे गए, आइकन्स में जाने के बाद समीला आपने ये वाली लाइब्रेरी इस्तेमाल की या ये वाली लाइब्रेरी इस्तेमाल की, चलें अभी पता चल जाएगा, कोई तो सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर आकर हम, अच्छा वो सिलेक्ट क्लिक हो गया था, बैक जाते हैं। अच्छा ये सर्चिंग आइकन आ गया, ठीक है।
ये आ गया। ये आने के बाद हम लिखेंगे एरो, ठीक है, सर्चिंग की, ये हमारे पास एरो आ गए और हम लिख देते राइट एरो, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इसमें से हमारे पास सर्कल वाला ये था, हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है, ये कोड हमारे पास, इसको आप कॉपी करेंगे, वो कोड कॉपी हो गया। तो अब आपने वो लाइब्रेरी ऑलरेडी इंक्लूड की हुई है, जस्ट आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना, ये देखिए पेस्ट होगी। पेस्ट होने के बाद अब आपने अपना देखना है ये वाला, ठीक है, ये देखिए आइकन शो नहीं हुआ समीउल्लाह, आवाज आ रही? सर मेरा तो शो हो गया सर। ओके, तो आपने ये वाला यही वाला कोड कॉपी किया था फॉर एग्जांपल सर वो आप बैक दें सर, बैक दें आप, ओके, वो जहाँ पे सारे आपको शो हो रहे थे सर, साइड पे आपको एरो नजर आ रहा होगा मेन्यू में। कहाँ पे? लेफ्ट साइड पे सर, वो जहाँ पे सारे आपको, जी सर यहाँ पे मेन्यू नीचे 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 सर एरो यहाँ पे होगा। एरो ये है, जी सर। ओके ओके, इसको क्या करना है? इसको क्लिक करना है सर, वो खुल जाएंगे सारे एरो, सामने आ जाएंगे ना आपको, इस पर से मैंने जाके सिलेक्ट ये किया। देखो ये एरो क्लिक तो हो गए सारे, ये एरो तो आए हैं। अच्छा, कुछ उसमें प्रो कह रहा है, प्रो का मतलब है वो पेड होंगे शायद, ये देखे ना, ये प्रो है, ये प्रो नहीं है, इसको देखते हैं, ठीक है, जो प्रो होंगे ना वो मुझे लगता है वो पेड ही करने पड़ेंगे, और ये जो हमने पहले लगाया था ना ये प्रो था। और इसको देख लेते हैं, ये देखें, ठीक है बच्चों, तो ये लाइब्रेरी वर्क कर रही है, लेकिन आपने बस ये देखना है कि जो प्रो वर्जन है वो नहीं इस्तेमाल करना, वो पेड होंगे उनके। ये देखिए ना, जिसके ऊपर प्रो आ रहा है वो नहीं यूज कर सकते, जिसके ऊपर प्रो नहीं आ रहा होगा वो यूज कर सकते। जैसे इसके ऊपर प्रो नहीं आ रहा, इसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है, काफी सारे प्रो है, इसके ऊपर नहीं आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आ रहा है। तो आपने जो प्रो नहीं है, जैसे ये प्रो नहीं था हमारे पास, किधर गया वो वाला प्रो वाला, ये प्रो नहीं है, ठीक है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए शो भी हो रहा है हमारे पास। सर वो स्क्रिप्ट वाली बात समझ नहीं आई सर, ये तो आ गई है। हाँ, स्क्रिप्ट वाली में क्या है कि ये वाला जो कोड है ना, आप लोगों को मैं अभी ग्रुप में शेयर करूंगा, आपने ये वाला जो कोड है ना, एक सेकेंड इसको सही तरह जरा कर लें, ये इनकी लाइब्रेरी ना HTTP इस डोमेन में पड़ी हुई है, तो हमने जो इसकी लाइब्रेरी इस्तेमाल हो रही है वो ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही है, जस्ट हम यूज कर रहे हैं। सर ये स्क्रिप्ट का मतलब क्या होगा इसमें? स्क्रिप्ट का मतलब जब आप जावास्क्रिप्ट सीखेंगे ना, तो जावास्क्रिप्ट का जितना कोड है ना, ठीक है, तो वो आपने स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखना है, ठीक हो गया। अभी के लिए ये है कि वो ये बता रहा है कि आपने ये जो आइकन्स इस्तेमाल करने हैं ना, ये आइकन्स आपके पास आपके लोकल सिस्टम में तो नहीं पड़े हुए, वो आइकन कहाँ पे पड़े, इस वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए। अगर आप इस वेबसाइट का लिंक अपने पेज पर दे देते हैं ना, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रन टाइम ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हैश टैग है वो लिंक करेगा, या वो उसको इस जो है ना, मैं बताता हूँ आपको, ये आपका जो पेज है ना, इसको जब हम कंट्रोल यू करते हैं ना, तो ये सोर्स कोड आ जाता है, ठीक है। तो हमने देखा था ना कि हैश टैग के अंदर हम टाइटल और मेटा टैग और इस तरह की जो कुछ लाइब्रेरीज लिंक करवानी होती है ना, वो लिंक करने का काम हैश टैग का होता है। हम जस्ट डिफाइन कर लेते हैं, हम कहते हैं कि भैया हमने एक आइकन इस्तेमाल करना है और उसका कोड या उसका आइकन वो कहाँ पर पड़ा हुआ, इस लिंक के ऊपर पड़ा हुआ। तो हैश टैग इसको कॉल करता है कि भाई हम आपका, इसको जब कॉल कैसे करते हैं, हम जब क्लिक करते हैं ना, हम उसके एक लिंक के ऊपर चले जाते हैं, ये कोड पड़ा हुआ है, समझ आ रही है। ये जो हमने आइकन का कोड लिखा है ना, ये वाला जो कोड लिखा है, ये जो कोड लिखा है, इसकी जो क्लासेस जो भी डिफाइन करना है, जो आइकन हमें यहाँ पर शो हो रहा है ना, ये वाला जो शो हो रहा है, तो उसका जितना भी कोड है वो यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। तो ये हमने अपने लोकल सिस्टम के ऊपर, या जो हमने फोल्डर बनाया है डेस्कटॉप पे तो नहीं स्टोर किया हुआ, हम इसको रेंडर कर रहे हैं मतलब ऑनलाइन नेट के ऊपर रेंडर कर रहे हैं। तो वो कहता है कि आप ऑनलाइन भी रेंडर करवा सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो लाइब्रेरी देनी पड़ती है ऑनलाइन जो पड़ी हुई, हमने वो दे दी है। वो हैश टैग का काम जो है वो किस तरह से उसको लिंक करवा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जब हमने ये इस तरह का कोई आइकन या इस तरह के बहुत सारे आइकन इस्तेमाल करने हैं ना, तब हमने क्या करना है कि वो हमें कुछ ना कुछ लिंक दे देगा कि आपने इस्तेमाल करना है, या आप ये वाली जो लाइन है ना अपने पेज के अंदर इंक्लूड करवा दो,
ये हमारा एक पेज है ना, ये वाला जो पेज आपने बनाया है, तो पेज में हेड के टैग के अंदर ये जो स्क्रिप्ट का वाला टैग है, ये मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, ये आपने इंक्लूड करवा देना है। जैसे ही आप इंक्लूड करवा देते हैं तो उसके बाद वो आपको बताता है कि फ़ॉन्ट ऑसम के पास कुछ उनसे ये आइकन्स हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल करें जिनके ऊपर प्रो ना लिखा हो, क्योंकि प्रो का मतलब वो पेड है। ये देखिए, ये प्रो नहीं है, ठीक है, ज़्यादातर प्रो ही है, पेड है। समझ आ रही है? ये प्रो 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 प्रो, ठीक है। तो हमें वो मिल गया एक जो प्रो नहीं है, वो पेड नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह के कुछ आइकन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके अलावा इसके ऊपर थोड़ा और सर्च करूंगा कि जो प्रो है वो हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी भी कोई ना कोई लाइब्रेरी या कोई लिंक होगा, वो आप लोगों को बता दूंगा। आपने एज इट इज हेड के टैग के अंदर वो पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप कोई भी आइकन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो अभी प्रो वाले ना, आप प्रो वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस प्रो वाले इस्तेमाल करने के लिए आपने सिर्फ क्या करना है, उस आइकन क्लिक करना है, यहाँ से उसका जो कोड है HTML का वो कॉपी करके वो आपने जिधर भी लगाना है उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आइकन की भी समझ आ गई है? यस सर, क्लियर। यस सर, क्लियर है। ठीक है। अभी हम ना आगे जब हम CSS देखेंगे ना, CSS में हमने काफी सारी लाइब्रेरीज इस्तेमाल करनी है। बूटस्ट्रैप में भी तो सारी लाइब्रेरीज है, ठीक है। फिर और अच्छे से आपको कवर हो जाएगा कि ये लाइब्रेरीज का क्या रोल है और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी के लिए ये समझ लेंगे कि ये जो लाइब्रेरीज है ये आपकी एक्सटर्नल फाइल है। आपने एक एक्सटर्नल फाइल का लिंक दे दिया है। CSS में एक्सटर्नल फाइल तो इस्तेमाल की है ना, ये समझ लें कि एक्सटर्नल फाइल है, ये वो फाइल है जो ऑनलाइन पड़ी हुई है, या आपके लोकल सिस्टम के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर पे नहीं पड़ी हुई, या आपके ऑनलाइन सिस्टम में पड़ी हुई, जिसको हेड टैग लिंक कर रहा है आपके पेज के साथ। तो हेड का बड़ा काम है, ये नहीं कि समझ रहे कि जस्ट टाइटल शो करा रही बस काम खत्म हो गया। ये सारा काम बैकएंड के ऊपर कर रहा है, ठीक है। बटन की डिजाइनिंग समझ आ गई है? आप कर लेंगे बच्चों बटन की डिजाइनिंग? यस सर। ठीक है। तो